वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ऑफ एसआई फाइनेंस। आप सबको पता है हमने एसआई फाइनेंस की सीरीज़ चलाई थी जीके के ऊपर, क्योंकि इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। आपका रिस्पांस ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने 3 ही पार्ट लाए थे। आज हम पार्ट 4 ला रहे हैं। पहले ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी एस्पिरेंट को ये सीरीज़ अच्छी लगती है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। एसआई फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइज़र या फिर नायब तहसीलदार। ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा जो इस सेशन का जो प्रैक्टिस सेट हमने लाए हैं, इनका जो मकसद है हमारा एक्सप्लेनेशन पे मेजर है। क्वेश्चन पे उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखना, आपने एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना और पढ़ना है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड माउंटबेटन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। आपको मैं बता दूं, जब अंग्रेज़ों का राज आया तो पहले गवर्नर बना अंग्रेज़ों का बंगाल, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, फिर उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। फिर आस्ता आस्ता से अंग्रेज़ों का राज जो है बंगाल से बढ़ता गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। फिर वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ध्यान से सुनना, गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। और अगर आपको पूछा जाए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर रहेगा। और वाइस राय, फिर बाद में गवर्नर जनरल की पोस्ट चेंज होकर वाइस राय में कन्वर्ट हो गई थी, तो फर्स्ट वाइस राय लॉर्ड कैनिंग बने थे। और अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो इंडिया के जो फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। और लास्ट गवर्नर जनरल जो फ्री इंडिया के बने थे राजगोपालाचार्य बने थे। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट हम पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद मैन इन स्पेस, सबसे पहले बंदे इंडिया के जो स्पेस में गए, राकेश शर्मा। फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया आर्यभट्टा। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, सबसे पहले फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ या साइंस में किसने लिया? सीवी रमन ने। हालांकि सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इन जनरल अगर हम देखें तो लिटरेचर में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1911 में। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट स्पीकर, ये 3-4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लाए हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मवलांकर। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कन्हैया, हीरा लाल जी कन्हैया, फर्स्ट चीफ जस्टिस। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमर सेन। तो ये मैंने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट 50-100 ऐसे करके नहीं लाए, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात की। यहाँ से लेकर आप ये जो इम्पॉर्टेंट है ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता था? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था इंडिया के लिए। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह रहे हैं। और फर्स्ट वुमेन टू विन द मेडल इन रेसलिंग में, सबसे पहली महिला जिसने मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर, तो वो है आपकी साक्षी मलिक। फर्स्ट वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल वो हैं PV सिंधु। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर राधाकृष्ण को सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले मैं बता चुका हूँ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मेजरली आज याद रखने हैं, ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर का यहाँ लिखा है जो डाइड विदाउट फेसिंग द पार्लियामेंट, तो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो है ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट को भी फेस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज द ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये जो ब्यास रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये होता है ओरिजिनेट ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है, ब्यास कुंड से। कुछ रिवर्स उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर रिवर्स के बारे में आप इंटरेस्टेड नहीं हो वीडियो स्किप कर सकते हो, लेकिन एंड तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे हमने रखी हुई हैं। ब्यास की बात करें, इसका सोर्स क्या है? ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होता है हिमालयन रीजन में, हिमाचल प्रदेश। और ये एंड कहाँ पर होता है? सतलज रिवर, यानी ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? सतलज की। बिटवा, इसका सोर्स क्या है? विंध्यान रेंज से ओरिजिन होता है इसका, कुम्हारा विलेज रेसन मध्य प्रदेश से। और कहाँ पर जा गिरता है? यमुना में, यानी ये यमुना की ट्राइब्यूटरी है। चांबल भी यमुना की ही ट्राइब्यूटरी है। और इसका सोर्स क्या है? सिंगर चोरी मो इंदौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से
ओरिजिनेट होता है। बेटवा और चंबल दोनों मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होते हैं। गोदावरी की बात करें, साउथ का दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर है। ब्रह्मगिरी माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है। कभी कभी त्र्यंबकेश्वरम, जो भी लिखा है प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से करना, ये नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड्स कहाँ पर जा गिरता है? ये बे ऑफ बंगाल में। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर ऐसे हैं साउथर्न रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। नर्मदा और तापी ऐसे मेजर रिवर हैं साउथ के जो अराबियन सी में गिरते हैं, ये याद रखना है आपने। झेलम की बात करें, सोर्स इसका वेरीनाग स्प्रिंग है पीर पंजाल रेंज में। एंड्स कहाँ पर होता है? चिनाब, ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है झेलम। कावेरी की बात करें, ताला कावेरी कोगाडू वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन होता है, कर्नाटका में फ्लो करती है। एंड्स इन बे ऑफ बंगाल। कोसी, इस तरह से बाकी भी कुछ रिवर्स के सोर्सेज लिखे हुए हैं जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ और रिवर्स हैं, इनको भी आप वीडियो पॉज करके अगर आप चाहते हो तो इसको भी एक बार रीड आउट कर लें। और इसके साथ साथ जो मेजर रिवर्स हैं जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आती है 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फाउंडेशन डेट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। इसकी एक्सप्लेनेशन, ये स्लाइड आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। फॉर्मेशन डेट्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी फॉर्मेशन होती है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1 जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की बात करें तो 22 जुलाई 1944 में इसकी फॉर्मेशन होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में इसकी फॉर्मेशन होती है। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की बात करें तो ये 4 अप्रैल 1949 में। आपको कि याद नहीं रहेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट रखी है, इसको 2-3 बार रीड करोगे, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो रोक कर भी इसको रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली याद रहेंगे। एशियन की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 8 अगस्त 1967 में इसकी फॉर्मेशन होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल 1948 में फॉर्मेशन होती है। हेल्थ डे भी मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जी है, इसकी 11 अप्रैल 1911 में फॉर्मेशन होती है। मोस्ट प्रोबेबली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 11 अप्रैल को लेबर डे मनाया जाता है मेरे ख्याल से, ये कंफर्म कर लेना आप। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें 23 मार्च 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल यूनेस्को की बात चल रही है, यूनेस्को की फॉर्मेशन 16 नवंबर 1945 में हुई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फॉर्मेशन डेट, देखो ज़्यादा इतना डीप नहीं पूछते GKSS भी, अगर आपको पूछा तो फॉर्मेशन डेट पूछेंगे, तो ये फॉर्मेशन डेट आपको याद होनी चाहिए किसी हाल में भी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर चिल्ड्रन? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन के लिए है? देखो यूनेस्को एजुकेशन के लिए है, तो यहाँ पर यूनिसेफ यस इट इज़ राइट आंसर, यूनिसेफ इज़ द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म देख लो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो ये चिल्ड्रंस के लिए है। ये सपोर्ट करता है चिल्ड्रन की वेलफेयर ग्लोबली, सेव करता है चिल्ड्रन को, एडुकेट करता है चिल्ड्रंस राइट एंड प्रोवाइड द रिलीफ। तो ये जो चिल्ड्रंस के रिलेटेड जितने मसले हैं उनको हल करने के लिए यूनिसेफ बनी है। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ग्लोबल हेल्थ पे फोकस रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का फोकस रहता है ह्यूमन राइट को प्रमोट करना और जस्टिस को प्रमोट करना। इनजस्टिस के खिलाफ जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? ये अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। 8 अगस्त सबको पता है, लेकिन 1967 में एशियन की फॉर्मेशन हुई थी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। देखो ध्यान से सुनोगे तभी याद रहेगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करें तो कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लेते हैं। एशियन, जब अभी हमने बात की 8 अगस्त 1967 में इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
ब्रिक्स की बात करें, आप सबको पता होना चाहिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलकर ब्रिक्स बनाती है। हालांकि इसकी फॉर्मेशन जब हुई थी ना 2006 में, तब ये ब्रिक थी, यानी साउथ अफ्रीका बाद में आया है, पहले ओनली ब्रिक्स थी, ब्रिक थी। और 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड होता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। हेडक्वार्टर इसका कोई पार्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है। ओपेक की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, इसकी फॉर्मेशन सितंबर 14, 1960 में हुई थी। वीना ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर ओपेक का। ओके, सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, 8 दिसंबर 1985 में इसकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है, सार्क का। ओके, सार्क भी है। बिम्स्टेक की बात करें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है, इसकी फॉर्मेशन 6 जून 1997 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। तो ये थी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको याद रखनी है, ये एक स्लाइड के ऊपर हमने चिपका दी। होपफुली जो है हम कुछ चीज़ें आपके लिए कि देखो, हमने पहले बताया था सीरीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं रही, क्योंकि आपका रिस्पांस नहीं है। अभी वीडियो को लाइक करें सभी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बनाने में, और आपका रिस्पांस ना हो तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। विच वन ऑफ द अबव इज़ नॉट सूटेबल सस्टेनेबल ग्रोथ गोल। आपको मतलब SDG की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिलेटेड नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो है मैं आपकी टाइम दूंगा, वीडियो पॉज करके इसको 5 सेकंड में आप देखें, रीड आउट करें कि कौन सा पॉइंट जो है वो SDG से रिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज़ डी, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू सस्टेनेबल ग्रोथ गोल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ बदकल लेक लोकेटेड। तो बदकल लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है? बदकल लेक इज़ लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा इज़ द राइट आंसर, हरियाणा में है यहाँ पर बदकल लेक। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक नज़र लगाऊंगा। कभी कभी जैसे कि अभी रिसेंटली चिल्का लेक पूछा गया कहाँ पर है, उड़ीसा में है। डल लेक तो वुलर लेक सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। ओके, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। लोकतक लेक इम्पॉर्टेंट है, ये मणिपुर में है। वैम्बंद लेक इम्पॉर्टेंट है, केरला में है। पुलिकट और कलरू जो लेक है, ये दोनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है। चिल्का लेक बता चुका हूँ, उड़ीसा में है। हुसैन सागर लेक जो है वो है तेलंगाना में है। पिचोला लेक जो है राजस्थान में है। फतेह सागर लेक उदयपुर राजस्थान में है। नैनीताल लेक नैनीताल उत्तराखंड में है। लूनर लेक जो है मीटियोर इम्पैक्ट से बनी है, महाराष्ट्र में है। पुष्कर लेक राजस्थान में है। हेमिस सबको पता है लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर, अब जो है लद्दाख में ही आएगा। सुमरोरी जो है ये भी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। और इसका सम पार्ट होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन ये अभी लद्दाख ही इसका राइट आंसर रहेगा। दोनगमार जो लेक है ये सिक्किम के अंदर है। उमेम लेक मेघालय के अंदर है। भीमतल लेक उत्तराखंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू? ऑपरेशन फ्लड आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड जो है किसके रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड मिल्क के रिलेटेड है, डायरी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। आंसर बी रहेगा, बी आंसर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन आप सबको पता है इम्प्रूव करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज़ के रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन मीट के रिलेटेड है और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के। सिल्वर जो है एग प्रोडक्शन या डायरी के रिलेटेड आ जाता है, ये भी एग प्रोडक्शन खास करके। गोल्डन रेवोल्यूशन हार्टिकल्चर के रिलेटेड या क्रॉप के रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सूटेबल एग्रीकल्चर के रिलेटेड आता है, ये भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड आता है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र के रिलेटेड है। रेड रेवोल्यूशन मीट प्रोसेस्ड फूड के रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ के रिलेटेड है। पर्पल क्वेश्चन पूछा गया था, पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर के रिलेटेड है, लेवेंडर के। और ये जो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं इनसे क्वेश्चन 2 पूछे गए थे रिसेंट एग्जाम में, ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आर यूजली कॉल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहने वाला है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं इनको कहा जाता है हुरिकेन्स कहा जाता है, हुरिकेन्स। क्वेश्चन नंबर 10, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। हिमालय की हाईएस्ट पीक इंडिया के अंदर जो है वो है कौन सी? कंचनजुंगा।
तो कंचनजुंगा कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर है, सिक्किम के अंदर है। कंचनजुंगा 85 से 86 मीटर ऊंची पहाड़ी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के पीओके रीजन में ही आता है ये KO2, लेकिन ये कैराकोरम रेंज में आता है, हिमालयन में नहीं आता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नंदा देवी भी काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, 7816 मीटर ऊंची। नूनकुन जो है जम्मू कश्मीर की खासकर सबसे ऊंची पहाड़ी नूनकुन आता है। हिमालयन चोटी जो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंची है वो नूनकुन माउंटेन ही आती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल करता है सेपरेट लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चैनल्स पे यहाँ पर मैं एक स्लाइड ले आया हूँ। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को और कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को। 8 डिग्री 9 का भी बता चुका हूँ। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। इसी तरह से वो अरेबियन सी को लक्षद्वीप सी से कनेक्ट करता है। पाक स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करता है तमिलनाडु को फ्रॉम इंडिया एंड मन्नार डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका, यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये पाक स्ट्रेट। गल्फ ऑफ मन्नार जो है साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मन्नार। ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आडम्स ब्रिज जो है इसको रामा सेतु भी कहते हैं। चेन ऑफ लाइमस्टोन शॉल्स बिटवीन पाम्बन आइलैंड, इसको पाम्बन आइलैंड के आल्सो नोन एज रामेश्वरम आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाम्बन आइलैंड पे। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस थी। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया इज अप्सरा। अप्सरा राइट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कैन बी जनरेटेड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन। तो किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इट डेफिनेटली डिपेंड्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना पानी होगा, कितने पानी ज़्यादा होगा तो प्रेशर से ड्रॉप होगा पानी। इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात? इनमें से गुजरात में कौन सा नहीं है पावर प्लांट? केवास, गांधीनगर, सिक्का थर्मल और कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट गुजरात में नहीं है। राइट आंसर रहेगा कोरबा। कुछ थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पर मैंने बताए हैं, इसको आप ज़रूर रीड आउट करें वीडियो पॉज करके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स जो कि आपको पढ़ने चाहिए यहाँ पर आपके सामने हैं। 10 ही हमने यहाँ पर रखे हैं जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो वीडियो मुझे यहाँ पर ही क्लोज़ करनी पड़ रही है क्योंकि थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर कंटेक्ट कर सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे हम। टेलीग्राम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।